हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका भी फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि हम लगातार अपना अपना सवाल कर रहे हैं यूपीएससी से रिलेटेड। कोई पूछ रहा है कि एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, कोई पूछ रहा है नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, कोई पूछ रहा है कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, कैसे इसका प्रिपरेशन करें, कोई कह रहा है कि सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, किस बुक से पढ़ना है, कैसे पढ़ें कि कम समय में प्रिपरेशन हो जाए। तो फ्रेंड्स, आज मैं प्रयास करूँगा कि सारी बातें जो हैं मतलब आप लोग के क्लियर कर सकूँ, सारे डाउट क्लियर कर सकूँ एक साथ, ताकि आप लोग के मन में फिर से कोई भ्रम ना रहे कि एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, फिर एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेबस में क्या क्या है। ठीक है, तो मैं पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन हिसाब से आपको बताऊंगा कैसे क्या करना है, सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, फिर एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। आपको मालूम होगा यूपी में मैक्सिमम एग्जाम्स में क्या होता है, उनका एग्ज़ाम डेट ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं किया जाता है। क्यों नहीं मेंशन किया जाता ऑफिशियल नोटिफिकेशन में? क्योंकि कुछ भी फिक्स नहीं होता है। अभी आप इससे पहले भी देखे थे कि लगभग क्या हुआ था, जुलाई अगस्त में ही जो डीजी थे विश्वकर्मा साहब, उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बोला था कि हम सितंबर में इसका नोटिफिकेशन निकाल देंगे और दिसंबर में रिटर्न एग्ज़ाम करा देंगे, मार्च तक ज्वाइनिंग करा देंगे। बट आपने देखा कहीं कुछ नहीं हुआ। इसलिए ये लोग जानते हैं कि ये सब बातें क्या है, मतलब कंफर्म नहीं रहती हैं और ये फुलफ़िल नहीं हो पाएंगी। इस वजह से ये लोग क्या करते हैं कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में एग्ज़ाम डेट वगैरह मेंशन नहीं करते। नोटिफिकेशन का भी कहीं कोई कंफर्मेशन नहीं था, लेकिन आपका नोटिफिकेशन 25 फरवरी को ही आ गया और अब फॉर्म चल रहे हैं जो 1 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक चलेंगे। ठीक है, इसमें बीच में रुकावट भी आने की संभावना है, क्योंकि आप जान रहे हैं एज रिलैक्सेशन का मैटर चल रहा है, वहाँ कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो लोग फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं उन्हें भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं पहले कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। पहले हम ये देख लेते हैं, फिर आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि कैसे क्या क्या होगा। ठीक, तो हम देख लेते हैं पहले एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, इसके बाद हम बात करते हैं और चीज़। तो देखिए फ्रेंड्स, भर्ती की प्रक्रिया में क्या लिखा हुआ है। यह चयन उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक नागरिक पुलिस सेवा यथा संशोधित नियमावली 2015 सप्तम संशोधन 2020 के अधीन किया जाएगा। सप्तम संशोधन 2020 सेवा नियमावली संलग्न है, यानी एक संशोधन किया गया था जिसका नाम है सप्तम संशोधन, जो 2020 में किया गया था। और जिसका संशोधन मैं बता रहा हूँ कैसे होगा, आपको मालूम भी होगा। अभी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा क्या क्या संशोधन हुआ था। ठीक, आगे क्या लिखा है, ऑनलाइन लिखित परीक्षा। पहला पॉइंट में उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक नागरिक पुलिस सेवा यथा संशोधित नियमावली 2015 सप्तम संशोधन 2020 के अनुसार ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन सही पाए जाएंगे उनसे 400 अंकों की ऑनलाइन लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। इस ऑनलाइन लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार का 4 अलग अलग निम्नलिखित विषयों का एक प्रश्न पत्र होगा। ठीक है, यानी कि 4 सब्जेक्ट का अलग अलग होगा। ठीक है, 100 अंक के होंगे सभी, या टोटल मिला के 400 अंक का होगा। और आपको मालूम होगा कि ये जो क्वेश्चन होते हैं 40-40 क्वेश्चन होते हैं, और 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। 2.5 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होगा। ठीक है, सामान्य हिंदी के 100 अंक दिए हुए हैं, मूल विधि संविधान और सामान्य ज्ञान के 100 अंक दिए हुए हैं, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा के 100 अंक दिए हैं, मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिलब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा के भी 100 अंक दिए हुए हैं। ठीक, तो आगे क्या लिखा हुआ है, ऑनलाइन लिखित परीक्षा 2 घंटे का होगा, यानी 120 मिनट का, आपको मालूम होगा इतना। आगे क्या है उसके, फिर अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार ऑनलाइन लिखित परीक्षा एक ही तिथि को एक से अधिक पालियों में अथवा एक से अधिक तिथियों में विभिन्न पालियों में आयोजित कराई जाएगी। प्रत्येक पालियों के प्रश्न पत्र अलग अलग होंगे। ऑनलाइन लिखित परीक्षा एक से अधिक तिथियों या एक से अधिक पालियों में आयोजित किए जाने पर अभ्यर्थी के प्राप्तांकों का प्रसमानीकरण किया जाएगा। प्रसमानीकरण मीन्स क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, तो प्रसमानीकरण यानी नॉर्मलाइजेशन में इक्वी परसेंटाइल मेथड लागू किया जाएगा, यानी कि सबको परसेंटाइल मेथड में इक्वल किया जाएगा। ठीक, आगे क्या लिखा हुआ है, सेवा नियमावली में सप्तम संशोधन के अनुसार ऑनलाइन लिखित परीक्षा के प्रत्येक विषय में 35% अंक और कुल 50% अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थी भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। देखिए इसमें क्या संशोधन हुआ, पहले क्या था कि सभी सब्जेक्ट में 50% लाना होता था और ओवरऑल 50% लाना होता था। बट इस बार जो संशोधन किया गया है उसमें क्या किया गया है कि अलग अलग सब्जेक्ट जो होते हैं उसमें 35% लाना है और ओवरऑल 50% लाना है। उपरोक्त परिस्थितियों के अधीन जहां कहीं इस नियम में शब्द अंक आया हो उसका तात्पर्य प्रसमानीकृत अंक होगा, यानी कि इसका मतलब ये है कि जो अंक काउंट होगा कट ऑफ के लिए वो आपका नॉर्मलाइज स्कोर होगा, न कि आपका रॉ स्कोर होगा। ठीक, तो अर्थात ऑनलाइन लिखित परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले समस्त अभ्यर्थियों के प्रत्येक विषय के मूल प्राप्तांकों का प्रसमानीकरण करने के पश्चात जिन अभ्यर्थियों के प्रसमानीकृत प्राप्तांक प्रश्न पत्र के प्रत्येक विषय में 35% तथा चारों विषयों में कुल 50% नहीं होंगे, वे अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया के अगले चरण में प्रतिभाग करने हेतु अर्ह या फिर पात्र नहीं होंगे। यानी कि जिनका जो है कि ये कंडीशन होल्ड नहीं हो पाता, यानी कि 4 सब्जेक्ट में कम से कम 35% स्कोर हो और ओवरऑल 50% स्कोर हो, वो आगे की स्टेज के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। फिर आगे क्या है फ्रेंड्स,
संशोधित नियमावली के अनुसार भर्ती बोर्ड प्रश्न पत्र के 4 विषयों में से प्रत्येक विषय में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त मूल अंकों का प्रथमतः प्रसमानीकरण करेगा और अंतिम कुल प्रसमानीकृत अंकों की गणना समस्त चारों विषयों के प्रसमानीकृत अंकों को जोड़कर की जाएगी। यानी कि यहाँ कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि सभी का नॉर्मलाइजेशन जो है अलग अलग होगा चारों सब्जेक्ट का, क्योंकि आप जान रहे अलग अलग भी कट ऑफ डिसाइड करना है और फिर ओवरऑल कट ऑफ भी डिसाइड करना है। यानी कि चारों को ऐड करने के बाद नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, चारों का अलग अलग नॉर्मलाइजेशन होगा, फिर उसके बाद जो चारों नॉर्मलाइज स्कोर होंगे उनको ऐड करना है, उनको ऐड किया जाएगा। तो ये आप लोग मन में डाउट मत रखिएगा कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा। तो फ्रेंड्स नॉर्मलाइजेशन जो है आपका चारों सब्जेक्ट का अलग अलग होगा, ठीक, क्योंकि चारों सब्जेक्ट का अलग अलग कट ऑफ भी मायने रखता है, उसका भी कट ऑफ बनेगा, इसलिए पहले चारों को अलग अलग नॉर्मलाइज किया जाएगा, फिर उसके बाद चारों को ऐड किया जाएगा। अब आगे क्या दिया हुआ है, ऑनलाइन लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम प्रशिष्ट 1 पर है। ऑनलाइन परीक्षा के उपरांत बोर्ड द्वारा आमंत्रित किए जाने पर अभ्यर्थी अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। यानी कि जब क्या होता है आंसर की वगैरह आता है तो उस पर आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। फिर आगे क्या है, प्रश्न पत्र में किसी प्रश्न के गलत होने या प्रश्न के सभी उत्तर विकल्पों के उपयुक्त न होने पर ऐसे प्रश्नों को निरस्त कर दिया जाएगा और उन निरस्त प्रश्नों के अंकों का वितरण माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रीट याचिका संख्या 2669 MB 2009 पवन कुमार अग्रहरी बनाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में स्वीकृत व्यवस्था के अनुसार किया जाएगा। यानी उत्तर प्रदेश में कहीं भी कोई भी जब प्रश्न गलत होता है किसी वैकेंसी में तो उसको इसी नियम के तहत किया जाता है, उसका स्कोर आपको दिया जाता है, उसका मार्क्स आपको दिया जाता है। ठीक, तो आगे क्या लिखा हुआ, अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा, यानी कि क्या होता है आपका DVPST वगैरह जो भी होगा, ठीक। ये तो प्रस्तर 4.1 में वर्णित ऑनलाइन लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के प्रसमानीकृत प्राप्तांकों की श्रेष्ठता के आधार पर उनसे अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी जो अर्हकारी प्रकृति की होगी। अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा में बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कुल रिक्तियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जाएगी। अब आगे क्या लिखा हुआ है, शारीरिक मानक परीक्षण के मानक, ठीक है। तो यहाँ भी आपको जानना जरूरी है कि मेजरमेंट में क्या क्या कितना कितना रहना चाहिए। तो पुरुषों के लिए देख रहे हैं ऊंचाई में क्या है, एक सामान्य या फिर अन्य पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक। दूसरा में क्या दिया, अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सीना कितना होना चाहिए, तो सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जातियों के संबंधित अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने का माप 79 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और फुलाने पर 82 सेंटीमीटर से कम नहीं होगा। टिप्पणी में क्या लिखा है, न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य, यानी आपको उतना फुलाना ही फुलाना है, भले बिना फुला आपका कितना भी हो 5 सेंटीमीटर सीना आपका फूलना चाहिए, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अब देखिए महिलाओं के बारे में दिया हुआ है, इनका ऊंचाई कितना है फ्रेंड्स, तो सामान्य अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जाति की महिला अभ्यर्थियों की न्यूनतम ऊंचाई जो है 152 सेंटीमीटर है। अनुसूचित जनजाति की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 147 सेंटीमीटर। इनका वजन क्या होता है कि न्यूनतम 40 किलोग्राम होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो ये बाहर हो जाएंगे। जैसे क्या था पुरुषों में कि सीना का फुलाव जरूरी है, वैसे इनका वजन 40% जरूरी है महिलाओं में। आगे क्या लिखा है, अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित डिप्टी कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित एक समिति द्वारा की जाएगी, जिसमें जनपद के पुलिस अधीक्षक द्वारा नामित पुलिस उपाधीक्षक सदस्य होंगे तथा आवश्यकता समिति के अन्य सदस्य जिला मजिस्ट्रेट अथवा पुलिस अधीक्षक द्वारा नामित किए जाएंगे। कोई अभ्यर्थी जो अपनी शारीरिक मानक परीक्षा से असंतुष्ट हो ठीक परीक्षण के उपरांत उसी दिन आपत्ति दाखिल कर सकता है। ऐसे सभी अभ्यर्थियों का शारीरिक मानक परीक्षण दल द्वारा इस प्रयोजन हेतु नामित अपर पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में पुनः कराया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी जो पुनः कराए गए शारीरिक मानक परीक्षण में असफल पाए जाएंगे उन्हें भर्ती हेतु अनुपयुक्त घोषित करते हुए अगले चरण में सम्मिलित नहीं किया जाएगा एवं तदुपरांत किसी प्रकार की अपील स्वीकार नहीं की जाएगी। अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा को कराए जाने की प्रक्रिया बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। यानी कि जो भी शारीरिक मानक परीक्षण में अगर फेल हो जाते हैं, उनको लगता है कि मुझे जबरदस्ती फेल किया गया हाइट वगैरह में, वेट वगैरह में, चेस्ट वगैरह जो भी है, और मैं ऐसा नहीं था कि मुझे पास हो जाना चाहिए था, मेरा हाइट अच्छा था, मेरा चेस्ट भी अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, फिर भी बाहर किया गया है, तो आप उसी दिन कंप्लेन कर सकते हैं। और उस दिन अगर आप पास हो जाते तो ठीक है, आप आगे की स्टेज बढ़ जाएंगे। अगर उस दिन आप नहीं पास हो पाते हैं सेकंड आपका PST में, तो फिर आपके कोई सुनवाई करने का अधिकार नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। अब आगे क्या लिखा है, शारीरिक दक्षता परीक्षा में क्या क्या होगा, ये आपका था शारीरिक में, अभी मेजरमेंट था ये, ठीक है। शारीरिक मानक परीक्षा था, तो मानक परीक्षा में कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग कहते हैं मेरा हाइट अधिक था फिर मुझे बाहर निकाल दिया गया, तो ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स। अगर आपको बाहर निकाला जाता है तो आप उसी दिन कंप्लेन कर सकते हैं। अगर उसी दिन कंप्लेन करते हैं, उसी दिन फिर से जांच होता है, आप सही पाए जाते हैं तो आपको क्वालिफाई कर दिया जाएगा। अदरवाइज सेकंड टाइम भी कुछ नहीं होता है तो फिर आप बाहर हो जाएंगे, ठीक। अब शारीरिक दक्षता परीक्षा में क्या है देख लीजिए। अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा में सफल पाए गए अभ्यर्थियों से शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी जो अर्हकारी प्रकृति की होगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल होने के लिए पुरुष अभ्यर्थी को 4.8 किलोमीटर की दौड़ 28 मिनट तथा महिला अभ्यर्थी को 2.4 किलोमीटर की दौड़ 16 मिनट में पूरी
करनी आवश्यक होगी। यानी ये सब कुछ क्या है, आपका आज्ञाकारी प्रकृति के यानी केवल क्वालिफाइंग नेचर का है। ठीक है, आपको पुरुष को क्या है 28 मिनट मिल रहा है 4.8 किलोमीटर के लिए, महिला को 16 मिनट मिल रहा है 2.4 किलोमीटर के लिए। ठीक है, तो जो अभ्यर्थी नियत समय के भीतर दौड़ पूरी नहीं करेंगे वो भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। शारीरिक दक्षता परीक्षा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित डिप्टी कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित एक समिति द्वारा की जाएगी, जिसमें जनपद के पुलिस अधीक्षक द्वारा नामित पुलिस उपाधीक्षक सदस्य होंगे यथा आवश्यकता समिति के अन्य सदस्य जिला मजिस्ट्रेट अथवा पुलिस अधीक्षक द्वारा नामित किए जाएंगे। शारीरिक दक्षता परीक्षा के आयोजन की प्रक्रिया बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। ठीक है, तो ये सब कुछ आपका भी जो भी है सबका आपका रिजल्ट जो है आपके बोर्ड की वेबसाइट पे प्रदर्शित की जाएगी, चाहे फिजिकल हो चाहे आपका पीएसटी हो कोई भी। फिर आगे लिखा टिप्पणी में, लिखित परीक्षा अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा की तिथि व समय की सूचना यथा समय अधिसूचित की जाएगी। आप साफ सब लिखा है लिखित परीक्षा की सूचना बाद में को बताई जाएगी, यानी बताया नहीं गया है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इसमें कितना कन्फ्यूज़न बना हुआ है। अब अगर यहाँ बात आ गया है तो पहले हम लिखित परीक्षा का डेट का ही बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स मैं बता दूँ, आप लोग जान रहे हो मीडिया में चल रहा था कि जून में एग्ज़ाम हो जाएगा, बट इससे पहले मीडिया में बहुत सारी बातें आई हैं, एक भी सही नहीं हुई हैं। तो अभी जून में एग्ज़ाम होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, आप इसको लेकर के परेशान ना हो, आपके पास एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा टाइम है, प्रिपरेशन के लिए बहुत अच्छा टाइम है। मैं क्यों कह रहा हूँ मैं बता रहा हूँ डिटेल में। ठीक है, अभी आप जाने एसएससी सीएसएल का एग्जाम चल रहा है, तो अभी सेंटर्स खाली नहीं है और ये शायद अब पोस्टपोन ना हो पाए। फिर इसके बाद अभी आप जान रहे हैं एसएससी सीजीएल है, नेट वगैरह का एग्ज़ाम है, तो ऐसे कई सारे एग्ज़ाम जो पेंडिंग पड़े हुए हैं। फिर एनटीपीसी ग्रुप डी का एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया, अभी तक नहीं हो पा रहा है क्योंकि कोरोना का भी मतलब बहुत पीक पोजीशन पहुंच गया है कोरोना। तो इस वजह से क्या हो गया है कि अभी कोई एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा है, हमें लगता है सेशन के बाद कोई एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा। ठीक, तो अगर हम आपके एसआई एग्ज़ाम की बात करें तो इन सब एग्ज़ाम के खत्म होने के बाद ही कुछ हो पाएगा, अदरवाइज़ कुछ नहीं होने वाला भी। क्योंकि सेंटर बुक करने में क्या होता है, टाइम लगता है। अगर सेंटर खाली रहेगा तो आपको सेंटर 15 दिन के अंदर मिल जाएगा, लेकिन अगर सेंटर खाली नहीं है तो फिर आपको 5-6 महीने का समय लग सकता है सेंटर बुक करने में। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए फ्रेंड्स, तो सबसे पहले क्या होगा, जून लास्ट वीक में आपका एनटीपीसी हो सकता है, फिर जुलाई से आपका क्या होगा ग्रुप डी स्टार्ट होगा, जुलाई अगस्त सितंबर तक कम से कम जाएगा, फिर अक्टूबर में कहीं आपका एसआई का मौका बन सकता है फ्रेंड्स। ठीक है, यानी ये मानकर चल सकते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो अक्टूबर में हो सकता है। यानी कि अब से कहें तो आपके पास 6 महीने हैं लगभग, आप फुल प्रिपरेशन कर सकते हैं इन 6 महीनों के बीच। एक जून के अफवाह से आप दूर रहें, जून से ना डरें, जून में आपका एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, आपका एग्ज़ाम अक्टूबर के ही आसपास होगा। ठीक है, तो ये सब कुछ हो गया। अब फिर क्या लिखा है, लिखित परीक्षा अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा के प्रवेश पत्र यथा समय बोर्ड की वेबसाइट uppbpv.gov.in पर उपलब्ध होंगे, जहां से अभ्यर्थी उसे डाउनलोड कर प्राप्त कर सकेंगे। अब क्या लिखा है कि चयन तथा अंतिम श्रेष्ठता सूची, यानी चयन प्रक्रिया कैसी होगी, कहाँ कहाँ क्या कौन से स्कोर काउंट किए जाएंगे। तो लिखा शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल पाए गए अभ्यर्थियों में से उनके द्वारा प्रस्तर 4.1 के अधीन ऑनलाइन लिखित परीक्षा में प्राप्त प्रसमानीकृत अंकों के आधार पर राज्य की आरक्षण नीति के दृष्टिगत रिक्तियों के सापेक्ष प्रत्येक श्रेणी के अभ्यर्थियों की श्रेष्ठता क्रम के अनुसार चयन सूची तैयार कर उसे संस्तुति सहित चिकित्सा परीक्षा चरित्र सत्यापन के अधीन विभागाध्यक्ष को प्रेषित की जाएगी। बोर्ड द्वारा कोई प्रतिशत सूची तैयार नहीं की जाएगी, यानी कोई प्रतिशत सूची नहीं आएगी, मेरिट बेस पे पूरा होगा। यानी कि जो भी आपका रिटन एग्जाम में होगा, फर्स्ट एग्जाम जो होगा उसी में मेरिट बनेगा, उसके नॉर्मल स्कोर पे बाकी कुछ नहीं होने वाला, बाकी सब कुछ क्या है क्वालिफाइंग नेचर है। तो यदि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करते हैं, श्रेष्ठता सूची का निश्चय निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। यानी आपके मन में बहुत डाउट रहता है कि अगर 2 कैंडिडेट सेम स्कोर पर आ जा रहे हैं तो उनमें से किसको सेलेक्ट किया जाएगा, किनको पहले रखा जाएगा। तो देखें क्या दिया हुआ है, यदि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान हो तो ऐसे अभ्यर्थी को वरीयता प्रदान की जाएगी। प्रस्तुत 3.3 में दिए गए अधिमानी अर्हता के क्रम के अनुसार कोई अधिमानी अर्हता रखते हो, एक से अधिक अधिमानी अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक ही अधिमानी अर्हता का लाभ प्राप्त होगा। यानी जिसके पास अधिमानी अर्हता होगा उसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी, यानी कि उसका रैंक ऊपर हो जाएगा। फिर आगे क्या लिखा, उपयुक्त के होते हुए भी यदि 2 या अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान हो तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थियों को वरीयता प्रदान की जाएगी। यानी ऐसे 2 कैंडिडेट हैं जिनके पास अधिमानी अर्हता भी है, ठीक है, और फिर भी उनका स्कोर सेम हो जा रहा है, तो जिसका एज अधिक रहेगा उसे वरीयता दी जाएगी। यदि ऊपर लिखित के बावजूद भी एक से अधिक अभ्यर्थी समान हो तो ऐसे अभ्यर्थियों की वरीयता उनके हाई स्कूल प्रमाण पत्र में यथा उल्लिखित नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार निर्धारित की जाएगी। यानी कि अगर मान लीजिए 2 अभ्यर्थियों का स्कोर समान हो गया है, ठीक है, और उनका अधिमानी अर्हता भी दोनों के पास समान है और उसके बाद उनका एज भी समान है, सब कुछ समान हो जा रहा है, तो फिर कैसे किया जाएगा, तो उनके नाम के अकॉर्डिंग किया जाएगा, अल्फाबेटिकल के अकॉर्डिंग किया जाएगा, जिसका नाम पहले आएगा उसे पहले वरीयता दिया जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या लिखा हो, चिकित्सा परीक्षा, लास्ट में चिकित्सा परीक्षा होता है फ्रेंड्स, सबको मालूम होगा। चयन सूची में स्थान रखने वाले अभ्यर्थियों से नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चिकित्सा परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। चिकित्सा परीक्षा मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा गठित चिकित्सा परिषद द्वारा चिकित्सा मैनुअल व पुलिस भर्ती चिकित्सा परीक्षा प्रपत्र के अनुसार की जाएगी। चिकित्सा परीक्षण में असफल पाए गए अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और ऐसे रिक्तियों को अग्रतर चयन के लिए आगे ले जाया जाएगा। ठीक है, यानी सब कुछ क्या होगा, आपका लास्ट फाइनल जो हो चिकित्सा परीक्षा पे ही बेस्ड होगा। ठीक है, तो अगर वहाँ पास हो जाते हैं तो फिर आपका नियुक्ति के लिए मतलब उपयुक्त आप साबित हो जाएंगे, अदरवाइज आप अनुपयुक्त हो जाएंगे। ठीक, अब हम बात करते हैं सिलेबस का।
तो सिलेबस में आप जान रहे हैं फ्रेंड्स, पहले पाठ्यक्रम में क्या है, सामान्य हिंदी 100 अंक का है, फिर आपका मूल विधि संविधान सामान्य ज्ञान 100 अंक का है, फिर संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा 100 अंक का है, फिर मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिलब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा 100 अंक का है। ठीक है, पूर्णांक आपका टोटल 400 अंक का है। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारा वीडियो काफ़ी लंबा होते जा रहा है, तो हमें लगता है कि यहाँ सिलेबस पे बात नहीं करें, सिलेबस पे हमें अलग से एक वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि इसमें डिटेल से बात करना पड़ेगा कि कौन सा बुक पढ़ना है, इसके लिए कौन सा बुक नहीं पढ़ना है। ठीक है, सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, और कौन से सिलेबस का पार्ट किस बुक से कवर करना है। तो मुझे लगता है ये सब बताने में फिर से बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अभी ये वीडियो ऑलरेडी 13 मिनट का हो चुका, सॉरी 15 मिनट का हो चुका है, तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को अभी मैं यहीं ब्रेक देता हूँ, सिलेबस के लिए मैं अलग से वीडियो लेते आऊँगा। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।